नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िलहाल हम हैं दिल्ली में। हमने अपनी कैंपर वैन जो है वो रूपनगर में पार्क करी थी और कुछ पारिवारिक काम से हमें यहाँ पर आना पड़ा था। तो यहाँ अब बहुत ज़्यादा तो हमारे पास कंटेंट नहीं है वैन लाइफ का, क्योंकि हम वैन में नहीं रह रहे। सो व्लॉग की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हमें लगा कुछ ऐसी जानकारियाँ आपसे साझा की जाए ओवरलैंडिंग से जुड़ी हुई, जो आपके लिए भी उपयोगी हो और हमें भी आपसे शेयर करने में अच्छा लगे। बहुत लंबे समय से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं, पर समय की व्यस्तता के कारण या फिर उनके जवाब बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, इसलिए मैं उनके उत्तर शायद देने में असमर्थ रहा। अभी मुझे एकदम बढ़िया अवसर और दस्तूर लगा कि आपसे उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो साझा किए जाए। तो चलिए फिर इसी विषय के साथ शुरू कर दें आज का ये ब्लॉग। मित्रों, सबसे प्रमुख प्रश्न जो आपके द्वारा पूछा गया, चाहे वो कमेंट्स के रूप में ले लें, चाहे वो मेल के रूप में ले लें, चाहे वो इंस्टाग्राम के मैसेज के रूप में ले लें, और शायद उनमें से अधिकतर का मैं जवाब दे भी नहीं पाया, वो ये है कि हम अपने लिए बेस व्हीकल का सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा करें, कौन सी गाड़ी खरीदी जाए जिस पे एक अच्छी कैंपर वैन बन सकती है। क्योंकि और मैं इसका आंसर इसलिए भी नहीं कर पाया क्योंकि इसका उत्तर वाकई बहुत लंबा है, विस्तार बहुत है, और अधूरा अगर मैं दूंगा तो शायद आपकी जो तृप्ति है, जो आपका अपेक्षित उत्तर है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। खैर, आज इस व्लॉग के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। देखिए, दो प्रकार की गाड़ियां, मतलब दो सेगमेंट की गाड़ियों का चयन हम कैंपर वैन बनाने के लिए कर सकते हैं। एक है कार सेगमेंट, जिसमें एसयूवीज, मतलब हैशबैक से लेके एसयूवीज तक की गाड़ी आती हैं, और दूसरा बस या ट्रक सेगमेंट, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर या उससे ऊपर की गाड़ी आती हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपको सिंगल ट्रैवल करना है, आपको एज अ कपल ट्रैवल करना है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो ट्रैवल करना है, या फिर आपको अपने मित्रों के साथ ट्रैवल करना है, और इसके साथ साथ अगर आप 2-4-5 महीने में या 6 महीने में 7-8 दिन का समय ही निकाल सकते हैं ट्रैवल के लिए, स्पेसिफिकली ओवरलैंडिंग के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको छोटी गाड़ी यानी कि एक एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी का चयन कैंपर वैन बनाने के लिए करना चाहिए। प्रोज क्या है? प्रोज ये है कि फास्ट मूविंग व्हीकल है, आप जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। दूसरा, ऐसे एडवर्स टेरेन जहां पर टेम्पो ट्रैवलर या उसके समकक्ष जो गाड़ियां हैं वो जाने में असमर्थ हैं, वहां पर आप इस तरीके की गाड़ी से बहुत ही ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेरेन्स लद्दाख में, स्पीति में, जहां पर टेम्पो ट्रैवलर के लिए जाना संभव नहीं हो पाता, या फिर उसके समकक्ष गाड़ी के लिए जाना संभव नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ देखिए, उसका एक जो बड़ा कॉन मुझे लगता है वो ये है कि इस प्रकार की छोटी गाड़ी में अंदर वॉशरूम सेटअप तो कतई नहीं हो सकता। आपको वॉशरूम फैसिलिटीज़ के लिए या तो किसी ना किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा, या फिर उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रिसोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप अकेले हैं, आप अपने कपल के साथ हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ हैं, तो फिर ये छोटे सेगमेंट की गाड़ी आपके लिए अच्छी हो सकती है। अब आते हैं हम सेकंड सेगमेंट पे, यानी कि टेम्पो ट्रैवलर या उसके समकक्ष जो गाड़ियां आती हैं, जैसे कि हमारा ट्रक है या ट्रैवलर है। ट्रैवलर क्यों भारत में इतना पॉपुलर है एक कैंपर वैन बनाए जाने के लिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण जो उसका है वो है उसका साइज़, और दूसरा जो उसका ड्राइविंग कंफर्ट है। क्योंकि टेम्पो ट्रैवलर जब आप चलाएंगे एक एसयूवी को चलाने के बाद, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक बस चला रहे हैं, एक बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। ये मतलब एक वजह है शायद लोग उसको प्रेफर करते हैं, और दूसरी जो मैंने आपको बताई कि उसके अंदर एक ठीक ठाक सा स्पेस है, एक बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी बस जैसा फील नहीं आता, और एक कैंपर वैन की जो अपेक्षाएं होती हैं या जो ज़रूरतें होती हैं वो शायद उसके अंदर पूरी हो जाती हैं। ज़रूरतों से मेरा तात्पर्य है कि भाई उसके अंदर एक वॉशरूम बन जाता है, उसके अंदर एक लिविंग कम बेडरूम बन जाता है, उसके अंदर एक किचन बन जाता है, उसकी छत के ऊपर सोलर लग जाता है, उसके नीचे ब्लैक वाटर टैंक लग जाता है, उसके नीचे आप नीचे या ऊपर अपनी गाड़ी की क्षमता के हिसाब से आप वाटर टैंक लगा सकते हो, और जो छोटी मोटी जो चीज़ें मुझे लगता है ओवरलैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं वो आप टेम्पो ट्रैवलर में पूर्ण कर पाते हैं। कॉन्स क्या क्या है, मतलब टेम्पो ट्रैवलर क्यों नहीं लेना?
अ, आपने अगर मेरी गाड़ी देखी हो तो जब मेरे पास पिछला टेम्पो ट्रैवलर भी था तो कई जगह ऐसी आती हैं जहाँ पर टेम्पो ट्रैवलर जाके दम तोड़ देता है, यानी कि वो फंस जाता है। सो बहुत ज़्यादा एडवर्स टेरेन पे आप इस प्रकार की गाड़ी को नहीं ले जा सकते। एनीवेज जो आपका एसयूवी सेगमेंट है उससे तो ज़्यादा बड़ा है, उससे ज़्यादा बल्कि है, सो वहाँ पर भी आप इस प्रकार की गाड़ी को इस्तेमाल करने से थोड़ा सा बचोगे, जहाँ बहुत ज़्यादा नैरो पैसेज है या फिर आपको किसी एक गांव में जाना। मैं ही कई बार सोचता हूँ कि यार ये नीचे गांव की एक पगडंडी जा रही है तो वहाँ तक मेरा ट्रक या अगर मेरे पास ट्रैवलर होता तो वो भी पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। और शेष मुझे लगता है कि एक तो रनिंग स्पीड, उसकी जितनी स्पीड आपकी एक कार की या एसयूवी की आ पाती है वो उसकी नहीं आ पाती। अगर आपको बैंगलोर से लेकर पहाड़ों में उत्तराखंड आना है तो शायद 2 दिन में आप अपनी एसयूवी में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप टेम्पो ट्रैवलर से आते हैं तो 3 से 4 दिन लग सकते हैं। सो ये कुछ कॉन्स हैं, पर अगर आप एक कंफर्टेबल यात्रा करना चाहते हैं, आप कैंपर वैन का एक्चुअल वो कंफर्ट ढूंढ रहे हैं जो आप घर पे लेना चाहते हैं, सो आई थिंक एटलीस्ट अ टेम्पो ट्रैवलर या उसके समकक्ष गाड़ियों में ही आप इस तरीके का कैंपर वैन तैयार करवा सकते हैं। शेष ये दोनों ही प्रकार उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों ही प्रकार में हम नई गाड़ी पे जाएं या फिर हम एक सेकेंड हैंड व्हीकल पे जा सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन भारत में कैंपर वैन का तो वाकई एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कारण ये है कि अगर आप छोटी गाड़ी सेगमेंट में देखेंगे, जैसे कि आइसूज़ू हो गई, जैसे कि हाइलक्स हो गई, जिनके पीछे आप मॉडिफिकेशन करवा तो लेते हैं, पर अगर आप सोच रहे हैं कि वो एज अ कैंपर वैन रजिस्टर्ड हो जाएगी वाइट नंबर में, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे एक मित्र हैं अनिल जी मेहता, जिनकी आपने देखी आइसूज़ू डी मैक्स, उनकी आरसी पे लिखा हुआ है कैंपर वैन, बट वो येलो नंबर में रजिस्टर्ड है। सो टू गेट अ व्हीकल रजिस्टर्ड इन वाइट नंबर प्लेट एज अ कैंपर वैन इज अ बिग 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 टास्क राइट नाउ इन इंडिया। चाहे वो आप टेम्पो ट्रैवलर के संदर्भ में लें, चाहे आप वो आइसूज़ू या हाइलक्स या इस प्रकार की जो भी अन्य गाड़ियां हैं उनके संदर्भ में लें। सो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं एक गाड़ी ले लूं और उसको तब तक नहीं चलाऊंगा जब तक वो कैंपर वैन में रजिस्टर्ड नहीं होगी, सो उस दृष्टिकोण में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। पर अभी तक मतलब ऑल्दो माई ट्रक इज रजिस्टर्ड एज अ कैंपर वैन ट्रेलर, बट उसका रजिस्ट्रेशन अब से काफ़ी वर्षों पुराना है, जब तक सब चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी। अब सब चीज़ें पोर्टल पे आ चुकी हैं, इसलिए पोर्टल पे गाड़ी का मॉडल जैसे ही डाला जाता है सो उसका प्रोटोटाइप आ जाता है, और उस प्रोटोटाइप में जब तक आपकी गाड़ी नहीं आती तब तक वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में रजिस्टर्ड नहीं करेगा। ऑल्दो आपने विक्रम जी की गाड़ी देखी, आपने वैन लाइफ इंडियन कपल की गाड़ी देखी जो टेम्पो ट्रैवलर वाइट नंबर प्लेट रजिस्टर्ड है, ये सारी गाड़ियां एलएमवी में रजिस्टर्ड हैं। सो एक वाइट नंबर है, एक बस सेगमेंट है, मिनी बस है, बट दे आर रजिस्टर्ड अंडर एलएमवी, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी कम करी हुई है और आप उसको एक प्राइवेट कार की तरह चला सकते हैं, जिसका टोल भी कार का कटता है। सो ये तो हो गया मतलब दो प्रमुख विषय कि हमें बेस व्हीकल किस प्रकार का सेलेक्ट करना है और बेस व्हीकल के बाद जो हम गाड़ी का सिलेक्शन है और रजिस्ट्रेशन है उसको किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए भाई, अब आते हैं इसके आगे की बातचीत पे। यानी कि मैंने सोच लिया कि मुझे ओवरलैंडिंग कर लिया, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे गाड़ी कौन सी खरीदनी है, कौन से सेगमेंट में जाना है। पर गाड़ी खरीदने के बाद उसका निर्माण कहाँ कराएंगे भाई, गाड़ी बनेगी कहाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो देखिए, इसका बहुत स्पष्ट सा बहुत सरल उत्तर जो मैं देता हूँ वो ये है कि आप सबसे पहले आपकी जो भी जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके आसपास देखिए कि कोई अच्छा फैब्रिकेटर आपको मिल जाए जो कि आपकी कैंपर वैन को मॉडिफाई कर सके। जो भी सेगमेंट आप ले रहे हैं, चाहे आप कार सेगमेंट पे जा रहे हैं, चाहे आप टेम्पो ट्रैवलर सेगमेंट पे जा रहे हैं, अगर नहीं मिलता, आपके अपने स्टेट में नहीं मिलता, तो फिर उसी स्थिति में आप अपने स्टेट से बाहर जाएं। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, क्या है कि कैंपर वैन पे सारा मॉडिफिकेशन कराना इज एज गुड एज की ज़मीन पे घर बनवाना। और आप सोचिए कि अगर आप अपने घर को मॉनिटर नहीं करेंगे तो फिर आपका घर जैसा बिल्डर बनाना चाहता है वैसा बना देगा, और उन सभी चीज़ों के साथ फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो उतने एडजस्टमेंट्स
न करने पड़े, आपका अपना जो R&D है उसके साथ वो आपके कैंपर वैन को तैयार करे, मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर गाड़ी बन पाएगी। सेकंड, अब जो मेजर प्रश्न इसके साथ आता है वो ये है कि भाई कितनी लागत लगभग इस प्रकार की गाड़ी को बनाने में आती है। देखिए, हम शुरू करते हैं छोटे सेगमेंट से। छोटे यानी कि अगर एक एसयूवी, एक आइसुजू, एक हाइलक्स, ऐसा मत मानिए कि आइसुजू और हाइलक्स ने मुझे कोई ब्रांड प्रमोट करने के लिए कोई राशि दी है। एक्चुअली ये दो बहुत कॉमन गाड़ियां हैं जो पावरफुल हैं और जो ओवरलैंडिंग में आसानी से इस्तेमाल हो सकती हैं। सो इसके समकक्ष अगर आप किसी गाड़ी पे अपना सेटअप तैयार करवाते हैं तो मुझे लगता है लगभग 2-1 लाख रुपए से लेकर 5-7 लाख रुपए के अंदर अंदर, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, ये तैयार हो जाना चाहिए। इसको मेरा कोई ऐसा मत मान लीजिएगा कि भाई 7 लाख रुपए से ऊपर जाएगा ही नहीं और 2 लाख रुपए से कम तैयार नहीं होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप किस फैब्रिकेटर से ये काम करवा रहे हैं, आपके व्यक्तिगत संबंध उससे कैसे हैं और आप कितना समय अपनी गाड़ी को तैयार करने में दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे निर्भर करेगा कि आपकी गाड़ी कितने में बनकर तैयार हो जाएगी। सेकंड सेगमेंट आता है टेम्पो ट्रैवलर। टेम्पो ट्रैवलर का तो मुझे लगता है कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम अगर आप उसको तैयार कराएंगे तो 8 से 10 लाख रुपए से कम में बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेस वैल्यू एक टेम्पो ट्रैवलर को एक कैंपर वैन में कन्वर्ट कराने की। उसके बाद वाकई यकीन मानिए इसका कोई अंत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ क्यों अंत नहीं है। एक एयर कंडीशनर जो हम अपने ट्रैवलर में लगवाने की सोचते हैं वो शुरू होता है 25-30 हज़ार रुपये से, उतने का भी लगवा सकते हैं, और 1.5-2 लाख रुपए तक का भी हुआ है कि एग्जॉस्ट फैन शुरू होता है 500 रुपये से और वो 30 हज़ार रुपये तक का भी आता है। एक टॉयलेट सीट शुरू होती है 2 से 2.5 हज़ार रुपये से, 50 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, लाख रुपए तक भी जाती है। सो ये बहुत बड़ा गैप है, मतलब चीज़ों में बहुत वेरिएशन है। एक रिक्लाइनर सोफ़ा अगर आप अच्छा लेने जाएंगे शायद वो मल्टीपल 1000 रुपीज़ में आएगा। सो आप क्या लगवा रहे हैं आपकी गाड़ी में, इस पे निर्भर करेगा कि आपकी मॉडिफिकेशन कॉस्ट क्या होने वाली है। पर कुछ भी आप लगवाएं, कितना भी न्यूनतम करवाएं, उसमें कम से कम आप ये मान के चलिएगा 8-1 लाख रुपए का खर्चा आएगा ही आएगा, और उसके बाद स्काई इज द लिमिट। शेष आपको ये भी लगता होगा भाई हमने ट्रक पे बनवाया है, तो हमने ट्रक पे कैसे बनवा लिया। एक्चुअली वी बॉट अ सेकेंड हैंड ट्रक फ्रॉम माय फ्रेंड। सो वो लोग बाहर जा रहे थे, सेटल हो रहे थे, सो उन्होंने अपना रजिस्टर्ड कैंपर वैन मुझे दे दिया विच वॉज पार्शली डन, और उसके बाद फिर मैंने उसमें जो मॉडिफिकेशन कराए वो हमने जो 10 वीडियोस बनाए थे उसके माध्यम से देखे ही सही। सो हमने तो क्या किया जी, अपने घर पे एक फैब्रिकेटर बुलाया, मतलब एक कारपेंटर बुलाया, उससे सारा वुडन वर्क कराया। फिर हम एक वर्कशॉप में अपनी गाड़ी को लेके गए, वहाँ पर खुद रहकर हमने 20 दिन में अपना जो सारा काम था गाड़ी का वो कराया। सो यहाँ पर जब आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग होगी। तो अब आप देखिए कि आपके पास कितना समय है, आप कितना समय अपनी गाड़ी को दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वाकई ये आपके सपनों का घर होने वाला है तो मैं ऐसा डेस्परेटली आपको ये सुझाव भी दूंगा और ये इंसिस्ट भी करूंगा कि अपने जीवन में से कुछ समय ज़रूर निकालिएगा अपनी गाड़ी को बनवाने के लिए, क्योंकि भारत में ओवरलैंडिंग कल्चर अभी बहुत नया है, इसलिए बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं नहीं, फैब्रिकेटर्स के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं। अगर आप अपना समय देंगे तो वो आपकी कल्पना को उस गाड़ी पे साकार कर पाएगा। सो शायद मुझे लगता है कि रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ द व्हीकल बहुत सारे जो आपके दिमाग में प्रश्न थे वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे, और शेष एक अच्छी गाड़ी आप बना पाए। तो जी चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या सावधानियां हमें कैंपर वैन में बनाते वक्त रखनी चाहिए और किन सावधानियों को रखते हुए हमें जब कैंपर वैन बन जाए तो ट्रैवल करना चाहिए। देखिए, सावधानियां तो बहुत सामान्य सी हैं कि कोई भी मॉडिफिकेशन ऐसा बिल्कुल न करें जो नियमों के विरुद्ध हो। मतलब अगर आप छोटी गाड़ी ले रहे हैं तो उसका साइज आपने बहुत ज़्यादा ऑल्टर कर दिया, उसके डायमेंशंस आपने बिगाड़ दिए, उसमें व्हील आपने ऐसे लगा दिए मड टेरेन जो गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, मतलब इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो वर्जित हैं, ऐसा कोई भी मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में न करें।
अन्यथा हो सकता है आपके अपने स्टेट में वो चल जाए आपके अपने प्रभाव के कारण, पर आप केरला जाएंगे, आप महाराष्ट्र जाएंगे, आप कर्नाटका जाएंगे, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। सो मॉडिफिकेशंस वही करें जो नियम के अनुकूल है और फिर एक अच्छी कैंपर वैन आप बना पाएं। अब दूसरा प्रश्न इसी के संदर्भ में आपका ये होगा कि नियम है क्या कैंपर वैन को बनाने के लिए। तो देखिए बहुत सारा ग्रे एरिया है नियमों के संदर्भ में। कैंपर वैन की दृष्टिकोण से कोई अभी तक बहुत ज़्यादा लिखित गाइडलाइंस नहीं है कि कैंपर वैन में ये होना चाहिए। ऑल्दो ARAI की एक बैठक हुई थी जिसमें हमारे देश के कुछ सेलेक्टेड फैब्रिकेटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर कुछ एक कैंपर वैन के मॉडल्स रजिस्टर किए गए थे जिनके अनुरूप ही कैंपर वैन बनाई जानी चाहिए थी। और इसलिए आप देखेंगे कि मैं उनका नाम स्क्रीन दे रहा, अगेन प्रमोशन जैसा विषय आ जाएगा, पर आप देखेंगे उस पर्टिकुलर फैब्रिकेटर द्वारा बनाई गई सारी कैंपर वैन के इंटीरियर के मॉडल्स आपको लगभग समान मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो ARAI अप्रूव्ड जो मैप है उसके द्वारा बनाई गई कैंपर वैन है। पर फिलहाल बहुत सारा ग्रे एरिया है, इसलिए बहुत अधिक तो इस विषय में मैं कुछ आपको गाइड करूं ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मैं ऑथेंटिक नहीं हूं उस चीज़ के लिए। पर एक सामान्य दृष्टिकोण से जो चीज़ बहुत स्पष्ट लगती है कि गाड़ी में कोई भी ऐसा एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन हमें नहीं कराना चाहिए जिसके कारण आपको कॉप्स जो हैं, पुलिस जो है वो रोके और आपको परेशान करे। जैसे कि टेम्पो ट्रैवलर में आपने बनवाया तो वो 17 सीटर है और आपने उसके पीछे लेंथ इंक्रीज कर दी, उसकी छत कटवा के छत ऊपर बढ़वा दी, उसके साइड में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस करवा दिए। जैसे मैंने कई सारे ट्रैवलर्स में देखा कि ऑनिंग जो होती है वो बाहर लटकती हुई होती है, और जैसा कि हमारे घरों में या फिर शॉप्स के बाहर फोल्डिंग मैकेनिज्म की जो ऑनिंग होती हैं वो लगी हुई होती हैं, सो वो लगा देते हैं। ये सब एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस हैं, इनको करवाने से बचेंगे तो आप ज़्यादा सुरक्षित ढंग से रोड पे चल भी पाएंगे और मुझे लगता है जो पुलिस की परेशानी है उससे भी आप बच पाएंगे। शेष तो बहुत ज़्यादा ऐसे सुझाव तो मेरी ओर से नहीं है, मतलब मैं खुद अभी इतना ज़्यादा मैंने ओवरलैंडिंग नहीं की है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर पाऊँ। हाँ, ओवरलैंडिंग जब आप शुरू करें, मतलब शुरुआती दौर पे, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में व्लॉग में बताया भी था कि भाई छोटे डिस्टेंसेस कवर करिए, कम दिन के लिए जाइए, नाइट आउट लेइए, ये सब करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा रादर देन कि पहली बार में 1 महीने के लिए निकल जाना। कुछ ऐसे लोगों को कंपनी भी किया जा सकता है जिनके पास ऑलरेडी ओवरलैंडिंग का अनुभव हो, तो उनके अनुभव से आपको कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और थोड़ा सा हेल्प एंड सपोर्ट भी आपको, जो थोड़ी सी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं कई बार, उसमें आपको मिल सकता है। शेष एक ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर रात को कम से कम टेम्परेचर इस प्रकार का होता हो कि आप इजीली सो सके, क्योंकि AC का होना या AC का बैकअप मिलना, एक्सटर्नल पावर मिलना, ये हर जगह उतना सहज सरल संभव नहीं हो पाता। शेष मुझे लगता है कि जब भी आप अपनी कैंपर वैन बना के ट्रैवल करेंगे तो आप उसका आनंद ज़रूर लेंगे और देश में बहुत ही जल्दी बहुत सारी कैंपर वैन्स हमें देखने को मिलेंगी और इस प्रकार का कल्चर हमारे देश में बहुत ही जल्दी डेवलप होगा। आशा करता हूं कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जो जानकारियां मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से अपने अनुभव के अनुसार आपसे साझा करी, उनसे आप लाभान्वित हुए होंगे, आपको कुछ ना कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा। शेष हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और इसी प्रकार ये क्रम जारी रहेगा। अगले ब्लॉग्स में आपसे शीघ्र मुलाकात होगी, बहुत ही जल्द हम लौटने वाले हैं पहाड़ों पे। सो उन स्मृतियों के साथ, उन दृष्टांतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हो सकता है एक आध दिन हमारा व्लॉग न आए, क्योंकि फिर वही चीज़ है कि क्या ही रोज़ इस प्रकार के जीवन शैली में शेयर किया जाए। तो जैसे ही हम पहाड़ों पे बस एक आध दिन में लौटते हैं, वैसे ही आपके साथ फिर से शेयर करना शुरू करेंगे। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।